क्लास 9th हिंदी गद्य खंड से जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित एवं प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने अपनी डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्करण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। शब्दार्थ परिंदे अर्थात पक्षी, हुजूम का अर्थ भीड़, सैलानी अर्थात यात्री, पर्यटक, सफ़र, यात्रा, पलायन का अर्थ होता है भागना, आबशार, तालाब। व्याख्या। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा के बारे में बताया है। उनके अनुसार सालिम अली को उनके अनेक मधुर सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुख से भरे जीवन से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह मिल रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जिंदा नहीं हो सकता है, न ही कोई उसे जगाना पसंद करेगा। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की नज़रों से न देखकर मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। एक बार फिर से व्याख्या सुन लें। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा के बारे में बताया है। मरने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं तो उसे शव यात्रा कहा जाता है। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा के बारे में बताया है। उनके अनुसार सालिम अली को उनके अनेक अधूरे सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा
जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुख से भरे जीवन से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह मिल रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जिंदा नहीं हो सकता, न ही कोई उसे जगाना पसंद करेगा। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी मनुष्यों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। शब्दार्थ: सोता अर्थात झरना, महसूस करना, अनुभव करना, उत्सुक, इच्छुक, एहसास, अनुभव, मिथक, पुराने विश्वास, रोमांच, सिहरन, वाटिका अर्थात बगीचा, हिदायत अर्थात निर्देश, काया, शरीर, हिफाजत, सुरक्षा। व्याख्या: लेखक कहता है कि आज कोई वृंदा बन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे प्रातः के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई सहसा यानी अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वही मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। सायंकाल के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देंगे। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने आखिरी समय तक वे पक्षियों की तलाश और देखभाल में लगे रहे। एक बार अर्थ फिर से सुन लें। लेखक कहता है कि आज कोई वृंदा बन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे प्रातः के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई सहसा अर्थात अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वही मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। सायंकाल के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देंगे। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने आखिरी समय तक वे पक्षियों की तलाश और देखभाल में लगे रहे। शब्दार्थ: सती अर्थात 100 साल, कायल मान्यता वाली, पसरी अर्थात फैली, गढ़ी,
बनाई गई प्रतिरूप, प्रतिबिंब, यावरी, घुमक्कड़ी, भ्रमणशील, घुमंतु, सुराग अर्थात खोज, सोंधी माटी अर्थात मिट्टी की खुशबू, रगें, नसें, जामा अर्थात परिधान। व्याख्या। यहाँ लेखक दर्शाता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आँखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने उनकी बहुत सहायता की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक हो उठे। लेखक के अनुसार अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो कौन ऐसा है जो इस नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों का बचाने का प्रयास करेगा। एक बार व्याख्या फिर से। यहाँ लेखक दर्शाता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें दूसरा कोई नहीं मिला। उनकी आँखें क्षितिज तक फैली हुई प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत सहायता की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक हो उठे। लेखक के अनुसार अब वे दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, तो ऐसा कौन ऐसा है जो इस नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। शब्दार्थ प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब, भ्रमणशील, घुमंतु, सुराग, खोज, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, नेचुरल। व्याख्या। लेखक दर्शाता है कि सालिम अली ने फॉल ए स्पैरो नाम से अपनी पुस्तक रची। लेखक को डी.एच. लॉरेंस की याद आती है, जिसे उसके पति के देहांत के बाद अपने पति के प्रेम व्यवहार को सपने में बांधने के लिए लिखा गया था, लेकिन वह अपने आप को यह कहकर असमर्थ हो गई कि मैं ये नहीं लिख सकती। उनका जीवन खुली किताब जैसा, उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे
आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृत अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते थे कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएं। व्याख्या एक बार फिर से। लेखक दर्शाता है कि सालिम अली ने फॉल ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा रची। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनके देहांत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा गया, तो वे कहती हैं कि वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ हैं। उनका जीवन खुली किताब जैसा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते हैं कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, यानी प्राकृतिक जिंदगी में ही रम गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी अर्थात घुमक्कड़ी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौट आओ ना। ऐसा लेखक बताते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है, बल्कि ऐसा लगता है कि सालिम अली पक्षियों की तलाश में कहीं भ्रमण करने के लिए गए हैं और थोड़ी ही देर में अपने गले में दूरबीन डाले वो तुरंत लौट आएंगे। ऐसा कवि को विश्वास है कि सालिम अली ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, पक्षियों की तलाश में भ्रमण करते हुए कहीं निकल गए हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने गले में दूरबीन डाले वापस लौट आएंगे। ऐसा सभी का मानना है और सभी बार बार यही कह रहे हैं कि सालिम अली आप वापस आइए, जल्द से जल्द वापस आइए। सालिम अली की ऐसी व्यक्तित्व थी कि उनके जाने से सभी दुखी थे और यही चाहते थे कि काश ये किसी तरह से वापस आ जाएं। ऐसा कवि का भी मानना था। इसमें सालिम अली को प्रकृति प्रेमी बताया गया है, पक्षी प्रेमी बताया गया है, पक्षियों से उनका जुड़ाव कैसा था इसके बारे में बताया गया है और यही चीज़ें हमें अपने पाठ के माध्यम से बच्चों को सिखानी है
कि नेचर के साथ किस प्रकार से वे जुड़ें